जो लोग ये कहते हैं कि मैं जब तक नहीं चाहूंगा नहीं छोड़ूंगा, दे आर एक्चुअली नॉट अंडरस्टैंडिंग द डिजीज मॉडल। वो क्या है, वो डिजीज मॉडल को समझ ही नहीं रहे हैं कि हमारे ब्रेन को ठीक से वर्क करने के लिए लॉजिकल थिंकिंग सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। एंड जब तक वो काम करना चालू नहीं करेगा तब तक चीजें ठीक क्योंकि रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन, लर्निंग एंड मेमोरी, inhibitory control over behavior, and that is why addiction is a brain disease. Why it is a brain disease? Some individuals are more. एक मिनट, क्यों है ब्रेन डिजीज? एक मिनट, देखो ये ब्रेन सर्किट्स, ब्रेन के सर्किट्स क्या है, हिस्से हैं। जैसे मैं यहाँ से, ये सर्किट है, फैन ऑन ऑफ करता हूँ तो फैन ऑन ऑफ होता है, ये सर्किट है। नाउ लेट्स से ये सर्किट अगर डैमेज्ड है तो ऑन ऑफ करने से फैन चलेगा या नहीं चलेगा? नाउ सिमिलरली आपके ब्रेन में रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन है, वो सर्किट डैमेज हो गया तो यू विल गेट रिवॉर्डेड और नॉट। तो एक नॉर्मल आदमी को जिस तरह से रिवॉर्ड मिलता है आपको उस तरह से नहीं मिलेगा। लर्निंग एंड मेमोरी, आपकी मेमोरी अफेक्ट हो गई है और आप लर्न नहीं कर रहे हो, तो जिन चीजों से, जिन मिस्टेक से आपको लर्न करना चाहिए वो काम ही नहीं कर रहा है। तो आप गलती कर रहे हो मगर सीख नहीं रहे हो, गलती कर रहे हो मगर सीख नहीं रहे हो, तो उससे क्या होगा? आप एक हार्ड ड्राइव बगैर के कंप्यूटर हो। इमेजिन आप गलती करे जा रहे हो मगर सीख कुछ नहीं रहे हो। ब्रेनलेस कैरेक्टर, मेमोरी में कुछ जा ही नहीं रहा, सेम मिस्टेक। यार ये मत कर प्लीज, इसीलिए मैंने तुझे आगे बैठाया। इतना भी कोई तू इंटेलिजेंट नहीं है कि तुझे सब पता है। तो क्या कर रहे हैं? आपका लर्निंग एंड मेमोरी एंड इनहिबिटरी कंट्रोल ओवर बिहेवियर, आपको अपने व्यवहार पे जो क्लियरली इनहिबिटरी कंट्रोल होना चाहिए वो होता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने कब गलती कर दी। बिफोर रियलाइजिंग आप उस प्रॉब्लम में दोबारा से फंस जाते हो। ओके, नाउ दीज आर द एरियाज ऑफ ब्रेन सर्किट विच आर अफेक्टेड। क्या क्या है? रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन, लर्निंग एंड मेमोरी, इनहिबिटरी कंट्रोल ओवर बिहेवियर। ये तीनों क्लियर हो गए आप लोगों को कि शुरू में आप अपनी मर्जी से लेते हो मगर एक समय के बाद तो आप ना चाहते हुए भी सेल्फ कंट्रोल करने की कोशिश करते हो मगर कोई आउटकम नहीं आता। तो क्या हो रहा है? लिटरली तो आप लोगों में से बहुत सारे जने जो ये वादा करते हैं कि मैं ये चीज दोबारा नहीं करूंगा, वो लास्ट नहीं करने वाले। क्यों? वो कहते हैं मैं विल पावर करूंगा, मैं सेल्फ कंट्रोल करूंगा। व्हाई दैट विल नॉट लास्ट? व्हाई दैट विल नॉट लास्ट? क्वेश्चन क्लियर है सबको? लिखो, आंसर लिखो, कॉपी खोलो, आंसर लिखो। When you made a promise that you will use your willpower to control your behavior of substance use, why it is not lasting?
will go back to consumption. ये हमारा मेमोरी है जिसका नाम है इमीडिएट। क्या ये हमारी सारी हार्ड ड्राइव। अब ये हार्ड ड्राइव में से बॉस निकलने वाला कभी नहीं। नशा किया मजा आया, नशा किया मजा आया, ये तो मतलब अंदर तक उसमें एक ही चीज बैठी हुई है, नशा किया मजा आया। ओके नाउ हम एक्सपोजर हुआ, एक मूवी देख रहे थे, सीन आया, दारू पी रहा है, बाहर जा रहे थे, लगा कि ये बंदा जो है स्कोर करने वाला है। दवाई की दुकान पे पिल्स देखी, अचानक से याद आ गया। अल्कोहल की खाली बॉटल्स देखी, याद आ गया। नाउ एनी एक्सपोजर will be related in the amygdala, ठीक है, and suddenly क्या फीलिंग होगी? There will be immense craving. Okay? लॉजिकल है या इसमें कुछ इलॉजिकल लग रहा है? तो आपको अचानक से बड़ी जोर की क्रेविंग, ठीक है। अब इसमें अगर क्रेविंग होगी तो इच्छा तो यही करेगी ना, नशा करेंगे तो मजा आएगा। क्या फीलिंग आएगी? नशा करेंगे मजा आएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, ठीक है, क्या है, मैं खुशी से जीना चाहता हूं। अब यहाँ पे बस एक ही चीज काम कर सकती है, वो है लॉजिकल थिंकिंग। क्या है? मजा तो आएगा, एट व्हाट कॉस्ट, इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे, फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। और अगर आपका ये लॉजिकल थिंकिंग काम नहीं कर रहा है, विल पावर क्या कर लेगी, कितनी देर रोक लेगी। तो आपका ये प्रॉमिस कि मैं नहीं करूंगा इज कंप्लीटली। मैं क्या देख रहा हूं? आपकी लॉजिकल थिंकिंग वापस आनी चालू हो रही है या नहीं? और मैं कैसे देखता हूं? आप मेरे से क्या बात कर रहे हो? आप चीजों को, फैमिली के प्रेशर को, सर्कमस्टेंसेस को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? आप अपनी डिजीज को प्रॉपरली वेटेज दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? एंड दे ऑल रिफ्लेक्ट वेदर योर लॉजिकल थिंकिंग इज वर्किंग और। सो आपका प्रॉमिस आपका विल पावर जीरो है, जीरो। सो जो लोग ये कहते हैं कि मैं जब तक नहीं चाहूंगा नहीं छोड़ूंगा, दे आर एक्चुअली नॉट अंडरस्टैंडिंग द डिजीज मॉडल। वो क्या है? वो डिजीज मॉडल को समझ ही नहीं रहे हैं कि हमारे ब्रेन को ठीक से वर्क करने के लिए लॉजिकल थिंकिंग सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। एंड जब तक वो काम करना चालू नहीं करेगा तब तक चीजें ठीक
आप लोग बात समझ रहे हो? सो ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस दिन लॉजिकल थिंकिंग काम करना चालू करेगी, खुद आप समझोगे कि आपको अपना आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। आप इसको पढ़ो लाइन। So while a person initially chooses a drug, over the time, long exposure or brain functioning compromise, that ability to choose and seeking and consuming the drugs become compulsive, often eluding a person's self-control or willpower. Elude कर देगा, पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम बेवकूफ बन गए। विलपावर का रोल मतलब थोड़ा सा भी नहीं है या थोड़ा बहुत तो होगा? मुझे तो लगता है काउंटर प्रोडक्टिव है। जैसे बिजनेस करने में कोई ओवर कॉन्फिडेंट हो तो गड़बड़ी होएगा, अगर रियलिस्टिक होगा तो चांसेस बेटर हो जाएंगे। और यार बीमारी में कैसे तुम विल पावर की बात कर सकते हो? तुम्हें लूज मोशन लग रहे हैं, तुम विल पावर से ठीक कर लोगे। डायबिटीज हो गई, ओसीडी हो गया, तो ओसीडी से जब सफर करता है तो विल पावर तो तू बहुत फाइट करने की कोशिश करता है, काम होता है। But addiction is more than just compulsive drug taking. It can also produce far-reaching health and social consequences. For example, drug abuse and addiction increase a person's risk for a variety of other mental and physical illness related to a drug abusing lifestyle or the toxic effects of the drugs themselves. Additionally, dysfunctional behavior that results from drug abuse can interfere with a person's normal functioning in the family, the workplace, and the broader community. तो केवल ड्रग टेकिंग ही नहीं है, आप नशा करके जो सब केओस क्रिएट कर रहे हैं उससे आपकी पूरी लाइफ बैडली डैमेज हो जाती है, आपकी फैमिली रिलेशन खराब हो रही है। तो अगर कोई शांति से नशा करता रहे ना तो उसे किसी को यहाँ ना भेजे, लेकिन नशा करके जो वो केओस क्रिएट करता है ना, वो प्रॉब्लम। क्या अगर कोई नशा करके प्रॉब्लम्स ही होती है, इसीलिए नहीं, बहुत सारे नशा करने वाले को इलाज की जरूरत ही नहीं, वो कर करके मर जाते हैं। और कितने अल्कोहल वाले हैं वो बड़ी टॉक्सिक क्वांटिटी में पीते हैं, उनको थोड़ी कहते हैं तुम इलाज करा लो, अगर वो काम करते हैं तो वो सही रहते हैं। मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो एक बॉटल रोज शाम को पी रहे होते हैं, अपनी लाइफ बढ़िया चला रहे होते हैं, सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर बॉटल खोल के बैठ जाते हैं। और कितने लोग हैं 2-4 ड्रिंक पीने वाले, तो लाखों लोग हैं, उन्हें कौन कहता है तुम क्यों पी रहे हो? या कोई वंस इन अ वाइल्ड रिक्रिएशनल यूज कर रहा है ड्रग्स का, और बस वो उतना ही करता है, तो फंस जाता है ना बेटा। अगर रिक्रिएशनल यूज की तरह से कोई करता होता है तो उसे कौन रोक पाता है? लेट्स से मैं गोवा गया, मैंने 2 जॉइंट पी लिए, या मैंने किसी ने मुझे कोकेन स्कोर करा दी, थोड़ी सी कर ली, who can stop me? बट अनफॉर्चुनेटली हमारा तो पूरा सर्किट ही बिगड़ा हुआ है, थोड़ी सी करते ही हमें पता ही नहीं होता है क्या हो रहा है। Because drug abuse and addiction have so many dimensions and disrupt so many aspects of an individual's life, treatment is not simple. Effective treatment programs typically incorporate many components, each directed to a particular aspect of the illness and its consequences. Addiction treatment must help the individual stop using drugs, maintain a drug-free lifestyle, and achieve productive functioning in the family, at work, and in society. Because addiction is a disease most
people cannot simply stop using drugs for a few days and can be cured. Patients typically require long-term or repeated episodes of care to achieve the ultimate goal of sustained abstinence and recovery of their lives. Indeed, scientific research and clinical practice demonstrate the value of continuing care in treating addiction, with a variety of approaches having been tested and integrated in residential and community settings. तो भाई बहुत लंबे इलाज की जरूरत है हमें। अगर हम सोचें कि बस थोड़े दिन हमने एफर्ट कर लिया और सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो नहीं होगा। We need a long. As we look forward toward the future, we will harness new research results on the influence of genetics and environment on gene function and expression. There is epigenetics, which are heralding the development of personalized treatment interventions. These findings will be integrated with current evidence supporting the most effective drug abuse and addiction treatments and the implementation, which are reflected in this guide. तो ये क्या है एपिजेनेटिक्स? फ्यूचर क्या होने वाला है ड्रग एडिक्शन का? तो फ्यूचर है वो है जेनेटिक इंजीनियर। मतलब क्या है? So, हमारा कुछ जेनेटिक्स ही है जो कि रिफ्लेक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ हमारे फेस। मतलब हमारा लेट्स से 5-10 स्पॉट्स हैं हमारे जीन में जिनमें डिफेक्ट होने की वजह से हम एडिक्ट। अब अगर इन 10 डिफेक्ट को किसी तरह से रिपेयर कर दिया जाए तो हमारा जीन फिक्स हो गया एंड वी विल बी लाइक एनी नॉर्मल पर्सन। सो इसके लिए हम एक वायरस से इन्फेक्ट कराएंगे और वो वायरस हमारे ब्लड में जाके हमारी बॉडी के जीन्स को रिपेयर कर देगा। जो ये कोविड के बाद में मेंटल इलनेस इतनी बढ़ गई है, ये माना जा रहा है कि इसने हमारे जीन्स में कुछ ऐसे चेंजेस ला दिए हैं कि मेंटल इलनेस बढ़ गई। नाउ अगर कोविड का वायरस ये कर सकता है तो कोई और वायरस इसको ठीक भी कर सकता है एंड मे बी इन फ्यूचर वी विल हैव दिस एज द फ्यूचर। नाउ देयर आर few cancers जिसमें ये एपिजेनेटिक्स बहुत अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर के कुछ केसेस हैं एक पर्टिकुलर जीन वाले, उसमें वो एक सिरिंज में बस एक बार डालते और कैंसर खत्म forever. Now maybe future will be that we will have your specific focus and we will give you one syringe load of virus and everything will be fixed and you will be able to consume like a normal person. सर इससे तो नेक्स्ट जनरेशन को प्रॉब्लम वो आएगी भी नहीं कि ये ऐसे इश्यूज आएंगे भी नहीं कि अगर जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी अगर ये बन जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे इश्यूज होना ही बंद हो जाए एडिक्शन के। ये तो मैं आई कांट कमेंट बिकॉज अभी अनफॉर्चुनेटली जो जीन्स के स्पॉट सब्सटेंस यूज के लिए टारगेट किए जा रहे हैं वो क्लियर ही नहीं हो पा रहे। सो सारे बिहेवियर ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स लोकस है, इतने सारे उसके स्पॉट्स मिल जाते हैं जो कि रिपेयरेबल जैसी सिचुएशन ही नहीं है। तो पहली बात तो ये कि ये हो जाए, फिर दूसरी बात ये कि हर जने का हो जाए,
सो अभी ये मतलब एक लॉन्ग स्टोरी। अभी यही सोचो कि हम सब यहाँ बैठे हैं, हमने अपनी जेनेटिक सीक्वेंसिंग कराई या नहीं कराई? तो अभी तो वही नहीं हो रहा है। तो आइडियली तो जेनेटिक सीक्वेंसिंग होनी चाहिए ना सबकी। So there is research going on. Research. How much do you think genetics and environment, like society, have to I'm just explaining you this epigenetics. I'm not commenting about genetics and environment. So मैं नेचर और नर्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं केवल सिंपली ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Sir, but I think आपका एडिक्शन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जिसमें आपके शॉपिंग एडिक्शन, गैम्बलिंग एडिक्शन, ये सब भी होंगे, तो उसमें भी वायरस और ये सारी चीज़ें ऐड होंगी। सो क्योंकि आने वाले टाइम में आई थिंक की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी कि इन एडिक्शन से भले हम डील कर पाएँ, बट शॉपिंग और टेक्नोलॉजी के एडिक्शन से ज़्यादा हो। बट अगर जीन सारे एक ही हैं और सर्किट एक ही यूज हो रहा है तो शायद हम फिक्स कर पाए। अल्टीमेटली सर्किट तो वही यूज हो रहा है ना, पाथवे ऑफ सेलियंस में जाके कर रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन गाबा ही है, तो है तो बिहेवियर ही ना। You never know. Being optimistic is not a bad thing. बहरहाल इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ो तो तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि ऑथर क्या कहने थे। इस तरह के जेनेटिक ट्रीटमेंट होंगे जो वेरी पर्सनलाइज्ड होंगे और डिपेंडिंग रिसर्च प्रॉपर जीन्स की सीक्वेंसिंग होगी, उससे पता चलेगा यहाँ पे गड़बड़ है और उन्हीं जीन्स का वायरस रिपेयर करने के लिए डाल देंगे और वही ठीक कर देंगे, तो होपफुली सारी प्रॉब्लम्स ही